हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एसएससी जीडी वाले सभी भाइयों के लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको जीके के कराऊंगा। जीके के ऐसे क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में आपके आएंगे और जो आपकी ये इस बार जो परीक्षा होनी उसके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इसको करिए। और इस क्लास में मैं लंबी क्लास थोड़ी लूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें मुझे समय नहीं मिल पाता, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो समझ सकते हो आप, तेज़ी से इस बार चलना पड़ता है। अब समय वो रह भी नहीं गया कि आपको नई सिरे से पढ़ाया जाए। अब सिलेक्शन उसी का होगा जिसने पढ़ा हो, केवल रिवीजन होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग नहीं कह सकते कि सर आप तेजी से बढ़ रहे हो। भाई अब सिलेबस है, हर टीचर तेजी से बढ़ेगा तो कैसे कवर होगा बताओ। थोड़ा सा आप लोग सहयोग देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पूरी देखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था क्या, अशोक था, या चंद्रगुप्त द्वितीय था, या बिंबिसार? तो दोस्तों बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था पुत्र। देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और उनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। आप लोग ध्यान रखोगे उनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। देखो इनका जो पुत्र है वो है बिंदुसार, वो है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार जो है वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार को एक मतलब नाम से जाना जाता है, उसको अमित्र घात भी कहा जाता है। तो बिंदुसार को क्या बोला जाता है दोस्तों? अमित्र घात। ये मैं वीडियो हो इस वाले क्लास को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। अमित्र घात कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे मतलब इसको अगर यूनानी इतिहासकार क्या बोलते हैं, तो यूनानी इतिहासकार इनके लड़के जो बिंदुसार को है उसको अमित्रोचेट्स बोलते हैं, अमित्रोचेटस, ठीक, अमित्रोचेटस, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? बाबर और लोधी, या बाबर और राणा सांगा, अकबर और हैबू, या फिर अकबर और मेवाड़ के राजा? तो सही जवाब क्या होंगे आपके लोग बताएंगे। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो पानीपत की जो लड़ाई थी द्वितीय वाली वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई। और कब लड़ी गई? तो आप लोग डेट याद रखोगे, 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। अकबर क्या था? अकबर के बीच क्या लड़ी गई? अकबर उस टाइम छोटा था और लड़ी की समझ लियो बैरम खां जो थे, बैरम खां थे उनके संरक्षक अकबर के, वही उसका नेतृत्व कर रहे थे और हेमू के मध्य लड़ा गया, ठीक। और इसमें हेमू जो हुआ था वो पराजित हुआ था और जीत किसी हुई थी? मुगल वंश की, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर को से कहाँ स्थानांतरित की थी? पहले थानेश्वर थी, तो थानेश्वर से कहाँ की थी बताएंगे दोस्तों। तो कन्नौज की थी, कन्नौज की थी, ठीक है दोस्तों। देखो कुछ चीनी जो लेखक हैं वो कहते हैं कि हर्ष की जो राजधानी थी वो कन्नौज में की गई थी, ठीक है दोस्तों। और थानेश्वर से कन्नौज पता क्यों की गई थी? क्योंकि वो राज्यश्री थी को उसकी जो मतलब प्रशासनिक जो कार्य थे वहां से पूरी सहायता मिल रही थी, इसलिए कन्नौज में की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका है? तो जेजाक भुक्ति जो है, जेजाक भुक्ति है वो आपका किसका है? किसका बताएंगे आप लोग? बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड इसका सही जवाब होगा, ठीक है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का पुराना नाम है। और अगर पूछे इसके संस्थापक कौन है, तो चंदेल वंश के संस्थापक थे जो नन्नूक, ठीक है, उन्हीं का ये प्रदेश उनके नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। अगला, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी थे, फिरदौसी थे, उतवी था, या चंद्रवरदाई था? बताएंगे क्या जवाब हो जाएगा, क्या जवाब हो जाएगा। तो महमूद जो गजनबी थे उनका दरबारी इतिहासकार था उतवी। क्या था? उतवी। कौन था? उतवी, ठीक है दोस्तों, उतवी था। यहां तक आपको क्लियर है? क्लियर है। आगे, अच्छा उतवी के द्वारा कुछ लिखी हुई किताबें बताओ। उतवी के द्वारा दो किताबें आप लोग ध्यान रखोगे, दो किताबें ध्यान रखोगे। देखो उसने एक तो किताबुल यामिनी लिखी थी, किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी पूछ लेता है एसएससी में काफी खासकर, किताबुल यामिनी, ठीक है। और साथ में आप लोग ध्यान रखोगे किताबुल यामिनी और पूछ लेता है तारिके यामिनी, तारिके यामिनी। देखो तारिके यामिनी पूछ लेगा और ये तो आपको याद ही होगा, ठीक, तारिके यामिनी, ठीक। दोनों किताब ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, इसमें सुमेलित मतलब करना है किसको किसने शुरुआत की। देखो सुमेलित नहीं है, तीन जो है
वो सुमेलित है, एक जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दीवाने मुस्तकराज की अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की तो बिल्कुल सही है, हाँ की उन्होंने भैया की। दीवाने अमीर कोही की मोहम्मद तुगलक ने, हाँ की। दीवाने खैरात की फिरोज तुगलक ने की, हाँ की। क्या दीवाने रियासत की बलबन ने की, क्या दीवाने रियासत की बलबन ने की, बताओ की नहीं, ये वाला आपका बिल्कुल गलत जवाब है। दीवाने रियासत की भी की अलाउद्दीन खिलजी ने, स्थापना जिसने की अलाउद्दीन खिलजी ने की। दोस्तों अगर बताऊं दीवाने मुस्तकराज किसे कहते हैं, तो दीवाने मुस्तकराज जो था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व विभाग जो स्थापना की गई थी उसे कहते हैं राजस्व विभाग, याद रखोगे। और दीवाने अमीर कोही जो है वो कृषि विभाग था, कृषि विभाग। और दीवाने खैरात जो था वो दान विभाग था, जिसमें दान उन दिया जाता था। और दीवाने जो रियासत है इसमें बाजार नियंत्रण विभाग था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। दोस्तों इस क्लास को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लेके चलेंगे, क्योंकि थोड़ी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और थोड़ा सा हमें तेज चलना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन है दोस्तों, बहुत सर पे है आपका पेपर, तो आप समझ रहे होंगे। और वीडियो पसंद आ रही है, क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एक कमेंट करो कि ये क्लास चलनी चाहिए। अगर आप लोग कहोगे तभी चलेगी, वरना नहीं चलेगी ये क्लास। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके था, वेदों की ओर लौटो नारा किसका था, तो ये आपको आता होगा, सरल जवाब क्वेश्चन है आपका, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। देखो दयानंद सरस्वती का पूछ लेता है, उनका नाम क्या था, उनका नाम बचपन का क्या था, तो मूल शंकर उनका नाम था, मूल शंकर उनका नाम था। और साथ ही साथ पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। और पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप लोग ध्यान रखोगे 1875 का सन, 1875 आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, इतना आपके लिए है काम का, उतना मैं आपको बताते चल रहा हूं। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, CR दास थे, दादा भाई नौरोजी थे, तिलक थे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बताएंगे दोस्तों, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले थे, बहुत सीधे इंसान थे। और साथ ही साथ इसके एक बात और बता दूं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, गोखले जी के ही मतलब चेला महात्मा गांधी तो थे ही महात्मा गांधी के गुरु। एक इंसान और था जिसके गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे, वो थे मोहम्मद बिन जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके भी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। देखो दोनों व्यक्ति के गुरु जो थे वो बहुत साधारण व्यक्ति, सिंपल आदमी थे, लेकिन दोनों का फर्क किसमें था, दोनों की विचारधाराओं में फर्क था। और विचारधारा से फर्क होने की वजह से देखो एक लोगों ने कैसे जाने जाते हैं, एक लोग, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, देखो पहले उनके गोखले थे, गोखले किसके थे, महात्मा गांधी और जिन्ना के। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के अगर पूछेगा आप लोगों से, तो आप लोग चित्तरंजन दास बताओगे, CR दास बताओगे, ठीक है। और चित्तरंजन दास को ही देश बंधु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1919 में, देखो 1919 में जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछ रहा कौन था, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तब कौन था बताएंगे आप लोग, कौन था, तो लॉर्ड जॉर्ज थे, लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। अगला विश्व का कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आइवरी कोस्ट है, भारत है, ब्राजील है, मैक्सिको है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे इसका सही जवाब क्या है, तो ब्राजील जो है वो कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। आगे, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये भी आप लोगों को पता है, जिसपे हम लोग रह रहे हैं, एशिया है। कौन है, एशिया है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया बताओगे, लेकिन पूछेगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन है तो क्या बताओगे, तो सबसे छोटा जब पूछेगा आपसे तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया बताओगे, क्या बताओगे, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये देखो मैंने 12 क्वेश्चन आपके शानदार करा दिए, ठीक है। मैं 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 20 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, और 20 क्वेश्चन डेली कराऊंगा, क्योंकि और भी क्लासेस लेनी होती हैं, तो बाकी क्षमा चाहूंगा, क्लास बाकी मैं और कराऊंगा, लेकिन इस बार आपको वर्दी लेनी है, इसलिए मैं क्वेश्चन वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मैं चाहूं तो आधा घंटा 1 घंटा सब कुछ कराऊं, लेकिन कोई मतलब नहीं, मैं चाह रहा हूं सिलेक्शन लो, इस बार वर्दी पहनो, ठीक है। आगे मिलो कभी तो अच्छे से, हमें भी खुशी होती, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप और आपके गुरु के ही खुशी होती जब आपके सीने पे नौकरी होती, वर्दी होती, सितारे होते, बुलंदी पे आप चढ़ते हो, और किसी को नहीं होती। हकीकत है, ना रिश्तेदार होते हैं, ना पड़ोसी होते, ना कोई नहीं खुश होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है,
केरल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। बताएंगे किसकी है दोस्तों, बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। गुजरात की जो है सबसे लंबी भूमि तटरेखा है। दोस्तों ये क्लास मुझे इसलिए करानी पड़ी, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाते भी चलूंगा और आपको आराम भी रहेगी, और वो आपको क्लास चली रही है बराबर, ठीक है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर गुजरात। तो कौन सा है भैया? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी आप लोग जानते हो, इसमें देर खाली क्यों लगाऊं, मैं टाइम पास करूं। गंगा है। गंगा की लंबाई पूछ रही तो आप लोग ध्यान रखोगे 2525 किलोमीटर, याद करने में भी आसान रहेगा। 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत क्रांति का, देखो मैं क्वेश्चन हमेशा ये बताता हूँ, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोग हमेशा किससे लगाओगे? किस बाढ़ से मत लगा देना, बाढ़ से लगा दोगे गलत हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों श्वेत क्रांति के लिए एक लोगों का नाम हमेशा याद रखना, इनके जनक पूछता है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो कौन बताएंगे आप लोग? वर्गीस कुरियन का नाम याद रखोगे, वर्गीस कुरियन। बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे आते रहेंगे और बाकी मैं उसके साथ में बताते रहूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये हाँ, मत्स्य पालन के आप ध्यान रखना का नीली क्रांति पूछेगा कि कौन? नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? देखो पहली चीज तो ये जान लो कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। देखो स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935। देखो दोस्तों मैं चाहूँ ना तो घंटों भर एक क्वेश्चन पे कर सकता हूँ, घंटों भर बाकी सब बोल सकता हूँ, लेकिन मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है आप सिलेक्शन पा जाओ, कोई प्रोफेसर आपको नहीं बनना। आजकल देखो जमाना है चतुराई का, आपको नौकरी अकॉर्डिंग हिसाब से लेनी है, कंटेंट पढ़ के लेनी है। आप अगर सब इधर उधर सब पढ़ोगे, ज़्यादा ज्ञान वाले भी बैठे रह जाते हैं। ध्यान रखना, आपको उतना पढ़ना है कि नौकरी ले पाओ, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो मैंने बता दी कब हुई, 1 अप्रैल 1935। लेकिन पूछ रहे राष्ट्रीयकरण दोस्तों हुआ था 1 जनवरी 1949 मतलब सी वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना इस क्लास में। इस क्लास में कमेंट अगर नहीं होगा तो मैं कंटिन्यू नहीं रखूंगा, ये आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद है जीके की क्लास। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बताएंगे आप लोग? तो पता है आप लोगों को, सीधी बात है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो भारत में सीमांत जोत का अधिकार उसे होता है 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से जो कम होता है उसे सीमांत जोत का आकार बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके 19 क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ से कंप्लीट करा दिए, ठीक है। 19 क्वेश्चन शानदार आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको करना क्या है, अब आपको 20वां वाला क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ये क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि काफ़ी क्लासेस लेनी है और भी। प्लास्टिक मनी कहा जाता है, प्लास्टिक मनी किसे बोलते हैं बताएंगे आप लोग? क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं, कागजी मुद्रा को बोलते हैं, या शेयर को, या डिस्काउंट कूपन को? बताएंगे दोस्तों किसको बोलते हैं? तो किसको बोलेंगे? क्रेडिट कार्ड बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज क्वेश्चन 20। अब आप लोग बताओगे, कमेंट करोगे क्लास कैसी लगी, तो आपके मैं ये कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। 20 में 20 आपको कोशिश है, प्रयास, लेकिन आपके अगर 13-14वां नंबर आते हैं तो बहुत अच्छे रहेंगे। अब आप लोग आर्ट वाले स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो, एक बेल आइकन जरूर दबा लो। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन लेके चलेंगे, थोड़ा से डिटेल बताते चलेंगे ऑप्शंस की, क्योंकि उसमें समय नहीं मिल पाता है, काफ़ी क्लास लेनी पड़ी तुरंत, उसके बाद हिंदी, जीके सब। तो ये क्लास बताइएगा कैसे लगी, ठीक है। ये यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।